એક બીજા સમાચાર પર આપણે આજે નજર કરવી જોઈએ જે સવારથી બસ બની રહ્યું છે અને એ છે એનબીએફસીઝ અને બેંક માટે એક આરબીઆઈએ મહત્ત્વનો આદેશ આપ્યો છે. જે બેંક કે એનબીએફસીઝે જે કંપનીને લોન આપે છે તેમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રોકાણ કરતા એઆઈએફ એટલે કે ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડમાં રોકાણ કરી શકશે નહીં. આ પગલું કેમ લેવામાં આવ્યું છે અને શું છે તેની સમગ્ર વિગત તે જણાવવા જોડાયા છે सीएनबीसी टीवी 18 लता वेंकटेश जी. लता जी, आरबीआई की ये एक्शन को ना समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो पूरा क्या है मैटर और कैसे इफेक्ट करेगा एनबीएफसीज और बैंक्स को? ओके, ये आरबीआई ने नोटिस किया और ये सेबी ने भी पहले से ये पब्लिक डोमेन में रखा है कि एक अनहेल्दी प्रैक्टिस चालू है. बैंक्स या एनबीएफसीज उन्होंने किसी से बिल्डर को लोन दिया है या कोई स्ट्रेस्ड कंपनी, दूसरा कोई कंपनी जो रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो एक दो बैंक्स या एक दो एनबीएफसीज जिन्होंने ये लोन दिया है वो कंपनी को, वो इकट्ठा करके एक एआईएफ बना देते हैं. और भी किसी, अभी एआईएफ में यू कैन गिव अनलिस्टेड कंपनी, किसी को भी दे सकते हो. उसमें ज़्यादा सेबी का हैवी हैंड या आरबीआई का नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वेंचर फंड्स बने, इसलिए उसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है. तो ये लोग आपस में दो चार बैंक या इंस्टीट्यूशन मिलकर एआईएफ बना देते हैं. उसके एक्चुअली कोई और फ्लोट करता है, ये कंपनी जैसे क्रिएट करते हैं और उसके यूनिट्स ये लोग खरीदते हैं. 200 करोड़ के यूनिट्स खरीद लिया एक बैंक ने, किसी एनबीएफसी ने खरीद लिया, और फिर वो फंड्स वो स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन के जरिए ये एआईएफ देता है और वो लोन स्ट्रेस्ड कंपनी अपने बैंक को वापस कर देता है पैसा, तो एनपीए नहीं बनता. लेकिन वो कंपनी अभी भी स्ट्रेस्ड है. एआईएफ का रूल है कि 7 इयर्स के बाद वो पैसे रिटर्न करना पड़ता है. तो 7 इयर्स तक टाइम है ना, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर किकिंग द प्रॉब्लम डाउन द रोड. तो ये अच्छी बात नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, उसको रिकॉग्नाइज करो, रिस्ट्रक्चर करो. You know, it should be above board. You should disclose. ये एक छुपा रास्ता हो गया और ये बैलेंस शीट को ओवरस्टेट कर रहा है. उतना प्रॉफिट नहीं है जितने बता रहे हैं. इसीलिए आरबीआई ये अनहेल्दी प्रैक्टिस को रोकना चाहते हैं. सेबी ने ऑलरेडी बहुत कोशिश किया एआईएफ पे रूल लगाने को, लेकिन ये जारी है क्योंकि ये बैंक जरिए होता है और एनबीएफसी जरिए होता है. अभी आरबीआई ने बोला अगर मैंने दो बैंक ने या कोई बैंक ने एआईएफ में पैसा डाला है और वो एआईएफ अगर उनके कोई क्लाइंट को लोन देता है तो उन्हें वो एआईएफ का यूनिट्स तब तो सेल कर देना चाहिए. इन 30 days यू हैव टू सेल आउट. अभी यू विल सेल इट एट अ लॉस अगर तुम डिस्ट्रेस सेल करोगे, और वो पनिशमेंट है ताकि तुम ऐसे एआईएफ में ना इन्वेस्ट करें. एक्चुअली ये दे हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट लोन, सो दैट इज द अदर थिंग. अगर तुम सेल आउट नहीं करोगे तो तुम वो लोन उसको बैड लोन मान के यू हैव टू मेक प्रोविजंस, तो वो भी एक खर्चा होता है. द थर्ड रूल जो आरबीआई ने बोला, ये एआईएफ्स क्या करते हैं जब लोन देते हैं वो स्ट्रेस्ड कंपनी को, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि अगर तुम डूब गया तो तुम्हारा पहला चार्ज मुझे होगा, तुम्हारे जो भी लैंड फैक्ट्री उस पर मेरा चार्ज होगा, बचा कुचा पैसा बैंक ले जाएगा. अब ये तो और भी बड़ा अन्याय हो गया. तो आरबीआई ने बोला जहां जहां हम ये देखेंगे, जिसको कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी लेंडिंग, जहां मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा, तुम्हें प्रोविजन तो करना ही है, तुम्हारे कैपिटल से भी तुम्हें पैसा निकाल के रखना पड़ेगा. तो इतना एयरटाइट बना दिया. हो सकता है कि अभी कोई बैंक एस्केप ना करे और हो सकता है कि बैंक और एनबीएफसीज के ये क्वार्टर हम प्रोविजन ज़्यादा देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वार्टर में. लेकिन आपको लगता है ये ट्रैकिंग और मॉनिटर करना इजी रहेगा? ट्रैकिंग और मॉनिटर करना आरबीआई को और सेबी को इजी है क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है. प्रॉब्लम ये होगा कि अगर समझो एचडीएफसी बैंक जो एक क्लीन बैंक है और वो एक क्लीन कोटक ऑल्टरनेटिव फंड में यूनिट्स खरीद लिया. अब खरीदने के वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले अगर उनका एक कंपनी को कोटक ने लोन दिया, उनको तो पता भी नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकता है. तो हर बार जब ये कोटक या जो भी हो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड किसी को भी लोन दे रहा हो, उन्हें पूछना होगा अरे हमारे पास कौन से बैंक्स हैं, इनको सब हम इत्तला करें, तुम लोग को तो यह इसमें इन्वेस्टमेंट ये. आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस विल वर्क. तो वाइल द नेगेटिविटी इज स्टॉप्ड, ये करेक्ट है, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम, वो तो स्टॉप हुआ. लेकिन ये टाइप 2 प्रॉब्लम की
innocent people, those who are not to be targeted, they will get affected. ये problem हो सकता है. હા તો ઓફકોર્સ આજે આ એક આપણે ન્યૂઝ જોઈ રહ્યા છે ને એના લીધે જ પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં જુઓ ઘણા બધા એનબીએફસીસમાં તમને આજે ઘટાડો જોવા મળશે અને એક ઓફકોર્સ એક નોર્મ સારું છે પણ એના લીધે જે અફેક્ટેડ પાર્ટીઝ નથી એ લોકોને પણ એક પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. But there are some people who say that ये एक शॉर्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग हो गया कि रियल एस्टेट में ही ये प्रॉब्लम होगा. ऐसा नहीं है. देयर कैन बी बैंक्स ऑल्सो हु आर इन्वॉल्व्ड. मार्केट एक आइडिया लेकर चल रही है कि ये एनबीएफसी होगा और रियल एस्टेट के ही होगा. आई थिंक वो जरा ओवर सिंप्लीफिकेशन है. बहुत सारे लोग इफेक्टेड. सो वी विल सी एज इट कम्स. પણ યસ પ્રોવિઝન્સ में आज ये बार हम देख सकते हैं જાન્યુઆરીમાં જ્યારે રિઝલ્ટ્સ આવશે ત્યારે એક અપ મૂવમેન્ટ જોઈ શકીશું. પણ એ સાથે જ અહીંયા